जय हिंद जेंटलमैन मैं कर्नल डीजे ब्राट आपका कर्नल व्यू चैनल पे स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम लोग बात करेंगे एक उस स्पीड ब्रेकर की बात करेंगे जो बार बार हमारे कंट्री के प्रोग्रेस को रोकने का काम करता है और जिसको कहते हैं इलेक्शन पे इलेक्शन। आज हम लोग उसकी बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी जो मोदी जी एक नया बिल लेकर आ रहे हैं जिसके ऊपर में पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और कह रहा है कि मोदी जी ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। तो देखते हैं कि ये एक शगुफा है और ये बीजेपी का 2029 इलेक्शन के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आप मेरे साथ बने रहिए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भूल लग रही है कि कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि उनको, मुझे लगता है कि जो बीजेपी की वर्किंग है उनको थोड़ा सा उसके ऊपर में और विचार करना होगा कि ये वर्किंग करते कैसे हैं। देखिए, ये जो भी बिल लेकर आते हैं उसको बिल को फाइनल स्टेज में ले आने से पहले पब्लिक में लेकर जाते हैं। ये पब्लिक का सेंटीमेंट, पब्लिक का मूड टेस्टिंग करने के बाद में ही बिल में आता है। तो इसके ऊपर में पूरा पब्लिक का मूड इन्होंने जांचा हुआ है। तो पब्लिक बिल्कुल इस मूड में है कि जो कंट्री में बार बार इलेक्शन है वो कंट्री के हित में नहीं है और कंट्री की एक प्रोग्रेस में रुकावट है। और ये बार बार इलेक्शन से पूरा वोटर भी परेशान है और पूरी जनता परेशान है इससे, और इवन पॉलिटिकल पार्टी भी परेशान है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। बार बार फोर्सेस का डिप्लॉय करना है, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगना है और इन चीज़ों में बहुत बड़ी एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए रुकावट है। वी कैन से कि ये कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है और इस स्पीड ब्रेकर को निकालना चाहिए। ये पब्लिक का भी ओपिनियन है और पब्लिक भी चाहती है। देखिए, हमारे कंट्री में हर महीने में, हर 2 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन आती है। कहीं ना कहीं 2 एमएलए की इलेक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं 2 एमपी की इलेक्शन हो रही है। तो ये चलता रहता है। तो एक वास्ट कंट्री है। हमारे पास में 28 स्टेट्स है और हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरी है, नंबर ऑफ सिटीज है हमारे पास में, और एक रूरल एरिया है और ह्यूज हमारे पास में अर्बन एरिया है और जिसमें म्यूनिसिपल इलेक्शन होते हैं और रूरल एरिया में ब्लॉक्स समिति की इलेक्शन होती है। तो क्या हम लोग इसी चक्कर में फंसे रहेंगे कि इलेक्शन पे इलेक्शन चलता रहेगा? तो 140 करोड़ पॉपुलेशन का नेशन है, इसके लिए कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स तो ले आने होंगे। कंट्री की अगर काम की स्पीड बढ़ानी है तो इस पे काम तो करना होगा। जो भी कंट्री के स्पीड ब्रेकर होंगे उनको निकालना होगा और ये भी एक कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। बार बार इलेक्शन होना, इससे जो वोटर है वो भी फेडअप है और पॉलिटिकल पार्टी भी फेडअप है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया बिल है और ये कंट्री के हित में होगा और इसके ऊपर खुलकर डिबेट होनी चाहिए और नेशन का मूड भी जानना चाहिए और पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा दोनों सदन में खुल के चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर में कंसेंसस बना के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर ये बिल आता है तो मैं एज एन इंडिविजुअल आई वेलकम दिस बिल। ये बिल खराब नहीं है, ये बिल एक कंट्री की प्रोग्रेस के हित में है। आज के समय में हम लोग हर एक चीज में प्रोग्रेस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या ये बार बार इलेक्शन जो है, कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो कंट्री की कई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने में कंट्री की गवर्नमेंट की वर्किंग रुकती है। तो ऐसे चीज को नहीं हमें रखना चाहिए। 1967 तक इलेक्शन जो है असेंबली का और लोकसभा का इकट्ठा ही होता था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि मिस इंदिरा गांधी ने शी वॉज रनिंग द मिनोरिटी गवर्नमेंट 70 में विद द हेल्प ऑफ द अलायंस। तो क्या हो गया कि उन्होंने सोचा कि इसको मिनोरिटी को मेजोरिटी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्शन को पहले करवा दिया जाए। तो शी टुक द डिसीजन। उन्होंने क्या कर दिया कि जो फरवरी 72 में इलेक्शन होना था पार्लियामेंट का, उसको 15 मिनट पहले डिक्लेयर कर दिया दिसंबर 70 में और उसको इलेक्शन को डिक्लेयर करके इलेक्शन को करवा दिया गया। तो उससे क्या हो गया कि 15 महीने पहले जो है एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। तो उससे क्या हो गया कि असेंबली का और पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग हो गया। दूसरा इसमें रीजन ये आता है कि हमारे पास में नए स्टेट आए
काफ़ी नए स्टेट बनने की वजह से भी जो है उनका जैसे जैसे स्टेट बने वैसे वैसे उनका असेंबली इलेक्शंस हुआ। थर्ड रीजन क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन 356 नंबर ऑफ गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गई, और उन गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के बाद में उनका इलेक्शन भी जैसे जैसे डिसॉल्व हुई वैसे वैसे उनकी डेट चेंज हुई। तो ये 3 मेजर रीजन है, एक 15 महीने पहले इलेक्शन करवाने का पार्लियामेंट का, और दूसरा क्या हो गया, न्यू स्टेट्स आ जाते हैं, और तीसरा हमारे पास में जो 356 के तहत में जो डिसॉल्व की गई या गवर्नमेंट है, इन्हीं को 3 मुद्दों के ऊपर में क्या हो गया कि इनकी डेटें बहुत फर्क पड़ गई। देखें, इफ वी कंपेयर 1970 तो उस टाइम हमारे कंट्री की पॉपुलेशन और आज हमारे पॉपुलेशन जो है डबल है, और हमारे पास इलेक्टोरल भी डबल है, और हमारे पास में जितना आज की तारीख में वोटर्स है उस हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो क्या है कि बार बार आप इसी को इलेक्शन ही करवाते जाओगे तो कैसा होगा। जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में जितनी भी 5-6 बार जितनी भी गवर्नमेंट बनती है तो कांग्रेस का ही बोलबाला था, क्यों उन दिनों में मेन पार्टी कांग्रेस ही चल रही थी, देयर वाज नो अपोजिशन थी नहीं, और कोई भी इसमें मजबूत पार्टी इनके विरोध में थी नहीं, तो ये मोनोपोली चल रही थी। तो मोनोपोली की वजह से क्या हो गया कि इन्होंने जिस टाइम इसको ब्रेक कर देते हैं 70 में 15 महीने पहले इलेक्शन करके, उसके बाद में रिव्यू का इसके बाद में सोचा नहीं गया, तो उन्हीं चीजों के क्या हो गया कि ये चलते चलते ये ब्रेकर्स होगी, फिर स्टेट बढ़ गया, न्यू स्टेट्स आ जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम बढ़ने के बाद क्या हो गया कि इलेक्शन जो है, पहले तो हमारे जो कंट्री में देखिए 5 मोड में इलेक्शन होते हैं। एक तो हमें सेंटर का लोकसभा का इलेक्शन है, फिर इसके बाद में हमारे पास में असेंबली का जिसको विधानसभा का इलेक्शन कहते हैं, इसके बाद में हमारे पास में जिला परिषद के इलेक्शन है, फिर जो रूरल एरिया के लिए हमारे पास में ब्लॉक लेवल के इलेक्शन है, फिर इसके लिए जो सिटी एरिया या जिसको अर्बन एरिया कहते हैं उसमें म्यूनसिपल इलेक्शन है। तो हमारे पास में जो है देखिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं, एंड इट ह्यूज इलेक्टोरल है। हमारे पास में एक इलेक्शन कराना भी एक बहुत बिग एक्सरसाइज है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर एक गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है तो विपक्ष का मेरे हिसाब से ये मुद्दा बनता है कि आपको ईमानदारी से डिस्कस करना चाहिए, जो भी आपके पॉइंट्स है, रेलेवेंट पॉइंट्स है, उनको रखना चाहिए। आप रखो अपने पॉइंट, आप पूछो मोदी जी से कि ये भाई इसके बिल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो होगी बात। लेकिन एक सिरे से बोल देना कि ये शगुफा है, तो वो दैट इज नॉट गुड। मुझे लगता है कि इतने बड़े कंट्री के लिए रिफॉर्म तो होंगे। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि भाई जैसे मैं आगे पहले 60-70 साल कंट्री को चलाया है, जिस तरीके से मैं अपना इसमें वर्किंग करी है, तो उस तरीके से तो नहीं चलने वाला। अगर कोई एनडीए एक गवर्नमेंट आती है, कोई नया पैटर्न गवर्नमेंट आती है, तो वो नए तरीके से अपना चलाएगा, रिफॉर्म भी करेगा, और जो मॉडिफिकेशन है वो भी होंगे, और वो जो कोई कानून फालतू है वो भी निकाले जाएंगे। तो ये एक गवर्नमेंट की, हर एक गवर्नमेंट की वर्किंग है। हाँ, जो विपक्ष का काम है उनको अपना ईमानदारी से, आप लेकर आए हो बिल तो बिल को डिस्कस करो, ठीक है, डिस्कस करने में होगा। हाँ, मुझे लगता है कि विपक्ष इससे डर रहा है कि कहीं ना कहीं ये बिल जो है 2029 की इलेक्शन के लिए बीजेपी का ब्रह्म अस्त्र ना हो जाए, इसका बीजेपी कहीं बहुत सारा एडवांटेज ना ले जाए। हाँ, इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होंगे। जिस टाइम इलेक्शन इकट्ठा होगा तो डेफिनेटली पॉलिसी, जो सेंट्रल लेवल की पॉलिसी है, स्टेट लेवल की पॉलिसी सारी इकट्ठी होकर उसके ऊपर मनोविचार से जो भी वोट डालेगा उस तरीके से वोटिंग होगी। देखें, ये जो नया बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये नेशनल पार्टी को सूट करता है, क्यों जिस टाइम एक नेशनल पॉलिसी के ऊपर बात होगी और स्टेट पॉलिसी की बात होगी तो डेफिनेटली जो नेशनल पॉलिसी है वो हैवी होती है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है वोटर के ऊपर में इफेक्ट होता है। तो इसका एडवांटेज जो है नेशनल पार्टी को मिलेगा, और साथ ही साथ अगर नेशनल पार्टी को एडवांटेज मिलेगा तो बीजेपी को भी एडवांटेज मिलेगा और कांग्रेस को भी एडवांटेज मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इसमें एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस आज की तारीख में बिल्कुल हैंडीकैप्ड है, ये बिना अलायंस के चल नहीं सकती। कांग्रेस को भी पता है कि आने वाले समय में जो भी गवर्नमेंट बनानी है अलायंस के बिना नहीं बन पाएगी, तो इनको अलायंस को भी खुश करना है, तो
उस वजह से इसका शगुफा बोलेंगे और इस बिल का अपोज करेंगे। तो एक तो इनकी ये मजबूरी है। दूसरा इनका ये है कि ये विपक्ष की मेन पार्टी होने पे मोदी जी जो भी बिल लेकर आएंगे, एनडीए गवर्नमेंट जो भी बिल लेकर आएगी, उसका विरोध करना स्वाभाविक है इनका। कि उसको ये तो कहेंगे नहीं कि ये गुड है या बढ़िया बिल है, तो उसको अपोजिशन के तौर पे भी एक स्टैंड लेना, ये दो रीजन तो है। तो इसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये तो स्वाभाविक दो पोजीशन इनकी रहेगी। हाँ, अगर ये भी एक मजबूत पार्टी होती तो फिर मुझे लगता है कि इनकी डिपेंडेंसी जो है अलायंस के ऊपर में बहुत कम होती, तो फिर इनका इंडिपेंडेंट स्टैंड कोई भी हो सकता था। बट ये जो अभी का स्टैंड जो इनका है वो इनको अलायंस को भी खुश करना है, इसलिए ये स्टैंड इन्होंने लिया हुआ है। हमें इसमें अचंभव नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका जो है ये एक बिल जो है कंट्री के हित में है और कंट्री के लिए जो है ये अच्छा काम करेगा। तो इस बिल के ऊपर में विचार होना चाहिए। डेफिनेटली ये जो बिल है इसके ऊपर में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। नंबर ऑफ थिंग्स इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वॉल्व है कि क्या ये बिल में कितनी अमेंडमेंट चाहिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में, कि क्या इसमें काफ़ी एक चैलेंजेबल सब्जेक्ट है। इतना आसान नहीं है कि ये आज मोदी जी ने बोल दिया जहाँ बीजेपी इस बिल को लेकर आ गया तो ये कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाए। नॉट इट इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, इसी के साथ ही साथ क्या है कि इससे जो रीजनल पार्टी है उनके लिए भी थोड़ा जो है इसमें दिक्कत आ सकती है। क्यों? जो रीजनल मुद्दे हैं उनके ऊपर में थोड़ा सा इसमें कम ध्यान जाएगा, जो सेंटर की पॉलिसी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा। हाँ, आपने देखा होगा जो सारा का सारा यूएस में एक ही साथ इलेक्शन होता है, तो वहाँ जो है इस चीज़ का एडवांटेज तो है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसका स्टेट से लेकर सेंटर तक पूरा एक वर्किंग रहती है। तो दैट इज़ मतलब फाइन कि ठीक है, जो भी गवर्नमेंट बैठी है उसके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां हैं वो ऐसा ब्लेम कभी कभी करती है कि भाई हमें सेंटर वो नहीं करने देता, हमें वो रुकावट डालता है। और सेंटर से कई बार होता है कि हमें स्टेट से फलानी वो परमिशन नहीं मिल रही, हमारा जो प्रोजेक्ट है रोड का प्रोजेक्ट है उसमें लैंड एक्वायर नहीं हो रही। तो ये चीज़, जो सारी चीज़ों का हल यही है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि ये जो बिल आने से जो बहुत सारा जो पलटी होने वाला काम है, जहाँ कहीं बहुत सारा कंट्री की वर्किंग चेंज हो जाएगी, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत बड़ी कोई मुश्किल काम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मेरे हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो वर्किंग है इसमें आसान होगी। अभी आज की तारीख में इलेक्शन आती, हर 2 महीने के बाद में इलेक्शन आती है, तो आपको रिसोर्सेज लगते हैं, पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी लगते हैं, आपको कैंपेन के लिए तैयार होना पड़ता, आपको मूव करना पड़ता पूरा एंटायर इंडिया में। तो इट इज़ ए क्वाइट डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें जो है लिमिटेड होगी इलेक्शन, तो डेफिनेटली ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ये फायदेमंद होगा कि वो एक ही बार होगा। हाँ, रीजनल पार्टी के लिए तो ऐसा है कि उन्होंने स्टेट की इलेक्शन लड़नी है तो उनके लिए तो एक ही बार है। बट जो नेशनल पार्टी है उनके लिए ये जो है एक हेडेक है कि बार बार इलेक्शन करना। तो मुझे लगता है कि ये ठीक होगा। और इससे क्या है कि देखें, अगर हम लोग बार बार इलेक्शन पे जा रहे हैं तो हमारा इलेक्शन रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो इतना ह्यूज कंट्री का, फिर देखें हमारे कंट्री के एवरी ईयर इलेक्टोरल जो है बढ़ रहा है, कम तो हो नहीं रहा। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इलेक्टोरल भी बढ़ रहा है। तो जब हमारे पास में इलेक्शन में इलेक्टोरल बढ़ रहा है, जो वोटिंग बढ़ रही है कंट्री की, तो कहीं ना कहीं उसके लिए फास्ट मूवमेंट पे आने के लिए यही तरीका है कि हम लोग जो है, जहां तक हम लोग 8 फेज में इलेक्शन होती है पार्लियामेंट की, तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा ये 10 या 12 फेज में होगा। हाँ, यस, दिस इज चैलेंजेबल सब्जेक्ट फॉर द इलेक्शन कमिश्नर आल्सो, कि इतने बड़े कंट्री की एक ही साथ इलेक्शन कराना ये चैलेंज होगा एक इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। बाकी इतना बहुत बड़ा एक सीरियस मुद्दा नहीं है। ये जो है पहले 1951 से 1967 तक भी इम्प्लीमेंट हुआ है। आज की तारीख में भी बहुत सारी स्टेटें हैं जो एक ही साथ में वो लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में आती हैं। आपने देखा होगा कि उड़ीसा अभी भी जो है उसका जो इलेक्शन होता है, पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट से पहले तो मिस्टर बिजू पटनायक थे, वो फेडरल स्ट्रक्चर में थे, उनका तो कोई भी ऐसा नहीं जो पावर सीज की गई सेंटर से, वो तो स्मूथ ही चलता रहा। हालांकि ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट एनडीए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है व्यर्थ है, इन बातों पर नहीं जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है या फेडरल स्ट्रक्चर को, नो, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा इसमें कुछ नहीं है। फिर देखें, आपने देखा होगा कि भाई 6 महीने के बाद में 2014 में बीजेपी जो है दिल्ली से इलेक्शन लड़के वो जो है 7 की 7 सीटें विन करता है पार्लियामेंट की, और उसी के बीच में जिस टाइम 6 महीने के बाद में असेंबली इलेक्शन आती है तो पूरी बाजी पलटी हो जाती है। तो वो जो आम आदमी पार्टी जो है एक मेजॉरिटी में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब जो है मुझे लगता है कि ये एक वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक इसका सही सल्यूशन है। ये बिल्कुल एक राइट स्टेप है फॉर द नेशन। नहीं तो ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द है, बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर है कंट्री की प्रोग्रेस में। देखें, आप जिस टाइम इलेक्शन होती है, इलेक्शन होनी है 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए इलेक्शन होनी, उसके लिए पहले से जो महीना पर उसका कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाता है, उसके लिए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एक बात कहने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए रिसोर्सेज यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो इतनी सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इतने बड़े कंट्री के लिए 24 आवर भी रुकावट है तो इट इज नॉट गुड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसके ऊपर में पूरा विचार होना चाहिए। तो आपको नेशन का भी मूड जानना चाहिए। मुझे लगता है कि वाइज पॉलिटिशियन, वाइजनेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी यही होती है कि नेशन का भी मूड जानना चाहिए। मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हुआ ये कहूँगा कि मुझे यहाँ तक इतना भरोसा है एनडीए गवर्नमेंट की वर्किंग का कि ये नेशन का मूड जाने बिना किसी चीज को लेकर नहीं आते। ये भी जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर भी नेशन का मूड जानने के बाद ही आया है। तो कहीं ना कहीं यही चीज जो है अपोजिशन को भी जानना चाहिए। तो मैं ये सारी बातें कहता हुआ अभी विराम लगाता हूं अपनी बात पे। प्लीज आप इसके ऊपर में डिस्कस करिए और नेशन के हित की बात करिए और इस पे खुल के अपना विचार रखिए। सिरे से नकार देना कि ये मोदी जी का शगुफा है, ये बात गलत होगी।